तो स्टार्ट करते हैं S3। अनिकेत, आपके जो भी डाउट्स हैं वो एक बार आप स्क्रीन पे शेयर कर दो या फिर ग्रुप पे भेज दो मेरे को उसकी फोटो। जिसकी भी जो भी दिक्कतें ओके हैं, जो भी आपने नोट डाउन किया है, उसकी फोटो भेज दो। अनिकेत के तो आगे, बाकी निशांत, आयुष। सर, मैंने मैसेज में लास्ट में कर दिया। टास्क भेजा है, टास्क ये। हाँ सर, ये वाला सर, ये सेटअप। अच्छा, ठीक है। If a file is deleted, trigger an SMS topic to notify the admin by email. Expected output after complete. Disaster recovery setup using cross-region replication, official to file management with lifecycle rules, controlled access. ठीक है। तो सबसे पहले S3 बैंड नोटिफिकेशन को सेटअप कर लेते हैं, इस वाले टास्क को। लोकेश, यस सर। एक काम करना, तू मेरे को व्हाट्सएप करना तेरे वो क्या? अकाउंट। अकाउंट करता हूँ सर। सर किया देखो। हम्म
सर मेरी मेल नहीं है, मेल चेंज है सर। फाइव एट नाइन जीरो वन थ्री 5 89013 5 8 9 0 1 3। थ्री 281605। तो व्हाट्सएप कर लो गया। ठीक है सर, करता हूँ आपको। ये जो सिनेरियो है ये तो लैम्डा का है, तो लैम्डा आएगा तब बताऊंगा। ये तो मैं नीचे जो S3 इवेंट है ये अपन अभी ट्रिगर कर सकते हैं। बता ही देता हूँ। इंटीग्रेट S3 with AWS Lambda whenever a new document is uploaded it will restore metadata file name size upload time in DynamoDB। ठीक है, तो डायनामो नहीं, ये तो लैम्डा के काम में आएगा। जब डायनामोडीबी पढ़ाऊंगा तब लैम्डा में जो हमारी टेबल बनेगी उस टेबल में मेटा डेटा स्टोर होगा। जैसे हमने S3 इवेंट नोटिफिकेशन किया था कि कोई पुट आइटम या फिर क्रिएट इवेंट्स होते हैं, तो क्रिएट इवेंट के टाइम पे एक कोड जो है वो हम लैम्डा फंक्शन के अंदर डालेंगे। वो क्या करेगा, जो भी डेटा अपलोड हुआ है उसका जो मेटा डेटा है, जैसे हम उसका मेटा डेटा एसएनएस के थ्रू रिसीव करते हैं, तो सेम मेटा डेटा को वो डायनामोडीबी की टेबल में स्टोर कर देगा। फिर डिलीट होती है तो एस को नोटिफाई करें एडमिन बाय ईमेल। ठीक है, तो करते हैं लैम्डा फंक्शन का नेम पाइथन ले रहा हूँ। ट्रिगर में S3 बकेट नहीं है, बकेट बना लेता हूँ। इसमें अगला टास्क और है जो क्या कह रहा है कि हमें टेस्ट स्टोरेज सिस्टम जो है उसको लॉगिन और वर्जन चाहिए। ठीक है, तो वर्जनिंग यहाँ से अनेबल कर दी।
और इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन आ गया, पैकेट वर्जनिंग है मेरा, ठीक है, अनेबल है इंक्रिप्शन। लॉगिंग, तो इस तरह की लॉगिंग अपन उससे करवाएंगे क्लाउड वॉच से या फिर सर ये अपना इंक्रिप्शन टाइप समझा सकते हो सर? इंक्रिप्शन टाइप समझाऊं ये तीनों? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो इंक्रिप्शन में होता है क्या है कि सर्वर साइड इंक्रिप्शन है, मतलब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दो जगह होता है। तो सर्वर साइड जहाँ पर S3 है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है उसका हार्डवेयर जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, तो उस सर्वर साइड पे इंक्रिप्शन होगा विद Amazon S3 मैनेज्ड की। हर सर्विस अपने मैनेज की को यूज करके उसको इंक्रिप्ट करती है। वही फॉर्मेट्स होते हैं जैसे इंक्रिप्शन के फॉर्मेट होते हैं, तो ये SSE3 बोला जाता है इसको, सर्वर साइड इंक्रिप्शन S3। ठीक है, S3 का खुद का सर्वर साइड इंक्रिप्शन। एक डेडिकेटेड अपन को पता है कि की मैनेजमेंट सर्विस होती है जिस हम इंक्रिप्ट करते हैं, सेम वही सर्वर साइड के इंक्रिप्शन के लिए है। और थर्ड में क्या होता है, यही लेयर डबल हो जाती है। ठीक है, जो KMS इंक्रिप्ट कर रहा है उस इंक्रिप्शन के ऊपर एक और इंक्रिप्शन लगाया जाता है, तो डबल लेयर सेम सर्वर साइड इंक्रिप्शन, सर्वर की तरफ से ही इंक्रिप्शन होता है। तो तीनों में ये ऑप्शन। डिजास्टर रिकवरी सेटअप करना है क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के साथ, ठीक है। तो बकेट बना देते हैं। बकेट पर चलते हैं। एक इसमें क्या करना है, लॉगिंग अनेबल करनी है, तो प्रॉपर्टीज, सर्वर एक्सेस लॉगिंग, एडिट किया, अनेबल किया। डेस्टिनेशन सेम बकेट को डिफाइन कर देता हूँ, नहीं सेम बकेट को डिफाइन नहीं करूंगा, मैं एक और बकेट बनाता हूँ। ये लैम्डा फंक्शन डालेंगे तो फिर वो पुट की रिक्वेस्ट असिंक्रोनस हो जाएगी। क्रिएट बकेट लॉग्स, ठीक है। ब्राउज़र S3 करता हूँ, रिफ्रेश, चूज डेस्टिनेशन, इसी फॉर्मेट में ब्लॉक्स को कलेक्ट करेंगे, सेव चेंजेस, ठीक है। DR सेटअप करना है, मैनेजमेंट, क्रिएट रेप्लिकेशन रूल, डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डेस्टिनेशन सेट करने के लिए मैं नॉर्थ वर्जीनिया में एक बकेट सेट कर लेता हूँ।
उस बाद IAM रोल क्रिएट कर लेगा, इंक्रिप्ट कर देते हैं। डेस्टिनेशन तो चेंज कर देता हूँ, इससे बोल देता हूँ कि कोई भी हो तो उसको आप ग्लेशियर डीप आर्काइव में डालें, कि ये आपके यूज ऊपर है कि आपका यूजेस क्या है। अगर आप ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो रेप्लिकेट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि स्टैंडर्ड में रखें, इसलिए माइट भी आप रख सकते हो कहीं भी जहां भी आपके ऑप्शंस हैं। मैं इसको ग्लेशियर डीप आर्काइव में स्टोर कर रहा हूँ। रेप्लिकेशन की मैट्रिक्स हमें चाहिए, सेट कर देता हूँ। टाइम कंट्रोल ऑन कर देता हूँ इसको, तो क्या होगा कि कोई भी जो रेप्लिकेट का 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। और मैंने ऐसे कर दिया सेव। ठीक है, तो की हमारे पास नहीं है, KMS की ये क्या क्या रहा है मेरे से। डिजास्टर रिकवरी सेटअप यूजिंग क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। S3 KMS ठीक है, दोनों ऑप्शन आते हैं आपके पास जब आप रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट टाइम पे रेप्लिकेट करोगे तो जो आपके प्रीवियसली स्टोर्ड अगर कोई भी फाइल्स है, मतलब ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या उनको भी रेप्लिकेट किया जाए, उसके लिए ऑप्शन प्रोवाइड करवाया जाता है। सबमिट करता हूँ, रेप्लिकेशन मेरा हो गया सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, तो DR हमने ले लिया क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन से। अब आता है अपने पास एफिशिएंट फाइल मैनेजमेंट विद लाइफ साइकिल रूल्स कंट्रोल एक्सेस। तो चलते हैं वापस मैनेजमेंट के अंदर। मेरा मैनेजमेंट लाइफ साइकिल रूल्स, क्रिएट लाइफ साइकिल रूल नेम दे देता हूँ। उसके बाद लाइफ साइकिल रूल के एक्शंस, अगर मैं चाहता हूँ कि करंट वर्जन जो भी आपकी कंडीशन है, देन वो इस कंडीशन को आप अप्लाई करके कब कहाँ कैसे मूव करवाना चाहते हैं। जैसे कि एक S3 का क्वेश्चन था के लास्ट प्रीवियस टेस्ट में कि कोई एक कंपनी है जो डेली डेटा ट्रांजेक्शन्स, उसके कुछ डेली ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उसके लॉग स्टोर करने हैं आपको 7 ईयर्स के तक। वो जो लॉग्स हैं वो कभी भी एक्सेस किए जा सकते हैं, जो एक्सेस टाइम होगा वो आवर्स होगा। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन था, तो वही मैं यहाँ पे सेटअप करके बता देता हूँ। तो कंपनी क्या कर रही है, ट्रांजेक्शन्स के जो लॉग्स है उसको स्टोर कर रही है ना। और स्टोर है तो उनको एक्सेस जो है वो कभी कभार एक्सेस चाहिए, और वो भी आवर्स के अंदर रिट्रीवल टाइम चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ साइकिल रोल में करंट वर्जन्स के लिए करंट वर्जन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन स्टोरेज क्लासेस, और एक्सपायर कर देता हूँ करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नीचे चलता हूँ, नीचे बोल देता हूँ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट अपलोड हो, अपलोड होने के बाद ग्लेशियर आर्काइव में पहुंच जाए, क्योंकि ग्लेशियर डीप आर्काइव मेरे को डेटा स्टोर करना है, आवर्स तक का रिट्रीवल टाइम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को।
तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होगा ग्लेशियर डीप आर्काइव, और नंबर ऑफ डेज को मैं दे देता हूँ 0। ये आपके ऊपर है कि सेम डे आपको क्या करना है, जैसे ही लॉक्स बने वो ग्लेशियर डीप आर्काइव के अंदर चले जाए, उसके लिए आप ये कर सकते हो। अगर आपको एक दिन के बाद पहले स्टैंडर्ड में स्टोर करके उसका मेटा डेटा जनरेट करने हैं, फिर हो सकते हैं, तो आप एक दिन का टाइम दे सकते हो कि पहले स्टैंडर्ड में स्टोर हो, फिर उसके बाद आप एक दिन बाद का मूव करें डीप आर्काइव के अंदर। ठीक है, और मेरे को क्या करना है कि 7 इयर्स तक रिट्रीवल टाइम होना चाहिए, 7 इयर्स तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपायर कर देता हूँ करंट सर मैक्सिमम टाइम है क्या किस चीज मैक्सिमम टाइम? ये रिट्राइव करने का? ये 7 इयर्स कुछ ऐसे? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन है उसमें ऐसे था 7 साल तक उनको लॉक्स की जरूरत पड़ सकती है, 7 साल बाद कोई जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उन सारे जो करंट वर्जन्स होंगे हमारे, जो डायरेक्टली कहाँ गए हमारे डीप आर्काइव में, उन सबको 7 साल के बाद मैं कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ डेज मैंने डिफाइन कर दिया 25555। ठीक है, 2555। सॉरी सर, पर मेरे को ये समझ नहीं आया, आपने दूसरा बकेट दूसरे मतलब रीजन में क्यों क्रिएट किया सर? मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। वो इसलिए किया कि ये चाहता है कि क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन करना है इसको, समझा? क्रॉस रीजन मतलब दूसरे रीजन में उसको रेप्लिकेशन चाहिए। रेप्लिकेशन का मतलब ही ये होता है कि दूसरे रीजन के region में। अंदर रेप्लिकेट होता है। रेप्लिका का मतलब ये है अनदर रीजन को यूज करना। ओके सर, मैं ऊपर से पढ़ रहा था। ठीक है सर। सर ये इसको एक्सएनएस में यूज करेंगे ना लास्ट में? हाँ, यूज करेंगे ना। ओके सर। ठीक है, तो मैंने नंबर ऑफ डेज दे दिए, तो हमसे इसने बोल दिया कि डे 0 पे ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ, तो ऑब्जेक्ट मूव हो गया कहाँ पे, ग्लेशियर डीप आर्काइव में, और 7 साल बाद ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। क्रिएट कर देता हूँ रूल। रूल हो गया मेरा क्रिएट। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो एक एसएनएस टॉपिक को नोटिफाई करना है एडमिन को। ठीक है, तो हालांकि ये क्वेश्चन आपको कल डालना चाहिए था, छोटे छोटे अलग अलग टास्क करके इसके एसएनएस वाला। तो जैसे एसएनएस कल मैंने, यस सर। वैसे ही अपन क्या करेंगे, वापस एक वो बना लेते हैं टॉपिक, या तो टॉपिक नहीं डिलीट कर दिया शायद मैंने, तो वापस बना लेता हूँ, एक टॉपिक क्रिएट कर लेता हूँ इसको। जैसे मैं क्या टॉपिक्स पर क्रिएट किया मैंने टॉपिक, टॉपिक का नेम दे दिया कि S3 इवेंट्स के लिए, डिस्प्ले नेम S3 इवेंट। ठीक है, टॉपिक क्रिएट हो गया। और फिर हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, ट्रिगर इन एसएनएस टॉपिक टू नोटिफाई द एडमिन वाया ईमेल। ठीक है, तो ईमेल सब्सक्रिप्शन कर लेता हूँ, प्रोटोकॉल ईमेल, और मैं दे देता हूँ इसको एंड पॉइंट। क्रिएट सब्सक्रिप्शन किया, सब्सक्रिप्शन को कंफर्म करता हूँ। कंफर्म सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हो गया मेरा कंफर्म। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, स्टेटस कंफर्म। एक सेकंड आप आंसर लगा देता हूँ। उनतीस को आयुष निशांत के भूमिका
मंच। आयुष ऑफिस है क्या तू? आयुष ऑफिस है? ठीक है, अपन क्या कर रहे थे, कंफर्म हो गया था एसएनएस। चलो चलते हैं। क्या करना है, ट्रिगर करना है एसएनएस टॉपिक। किस पर? फाइल इज डिलीटेड पर। क्रिएट फंक्शन। सर एसएनएस वाला कंप्लीट हो गया क्या सर? हाँ और क्या। सर अब ईमेल कहाँ अब पर आई सर वो? आएगी ना भाई, रुक तो सही, वो डंडा से तो ट्रिगर करवा रहा हूँ। ओके सर। फंक्शन क्रिएट एड ट्रिगर सोर्स S3 बकेट थी अपनी, ये तो लॉग वाली है, और ये मेन है, और ये सर रेप्लिकेशन वाली है। हाँ, कुछ कह रहे हो? नो सर, वो रह गया था भाई। ठीक है, तो इवेंट टाइप में ये कह रहा है कि डिलीट होने पे करे ऑल ऑब्जेक्ट डिलीट इवेंट्स। रिकर्सिव इन्वोकेशन है अपना, और S3 हो गया, बकेट का नेम, इवेंट टाइप, सफिक्स, रिकर्सिव इन्वोकेशन, और मैंने कर दिया इसको ऐड। डेस्टिनेशन में क्या करेगा, ऑन सक्सेस पर वो डिलीट सक्सेसफुल होता है तो एसएनएस नहीं सर, टॉपिक। हेलो हाँ सर, सक्सेस का मीन्स ना मैसेज अगर चला जाता है तो उसके बाद में ट्रिगर होगा। क्या क्या मैसेज चला गया? मीन्स इसका मीन्स ये है ना सर कि अगर मैसेज इनोवेट मतलब इनोवेशन हो गया, सक्सेसफुली अगर चले गया लोकेशन पे। नहीं, हमने क्या सेट किया कि इफ ए फाइल इज डिलीटेड, तो अगर डिलीट हो जाएगी फाइल, सक्सेस हो गया अगर वो इवेंट अपना, तो ये नोटिफिकेशन को सेंड करेगा। ओके सर। समझा? हाँ और अगर बिल्कुल हाँ। डिलीट नहीं हुआ और फेल्योर, तो ये सेंड करेगा। अगर यही चीज क्रिएट में होती तो क्या होता, ऑन क्रिएट अगर सक्सेस। हो गया, ऑन सक्सेस हो हाँ गया, तो ये नोटिफिकेशन सेंड करेगा, और ऑन फेल्योर पे ऑन सेंड नहीं लेवल करेगा। का। हाँ सर। ठीक है, तो डेस्टिनेशन टाइप में एसएनएस, ARN हमारा ये ARN हो गया, और मैंने कर दिया सेव। ठीक है, सेव हो गया हमारा। और अब टेस्टिंग की बारी। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है इसमें, इंक्रिप्शन कर लिया था, लॉग्स क्रिएट होने हैं, और वर्जन है, ये हो ही गया था। DR क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट क्या करता हूँ, यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। हेड फाइल,
ठीक है, लाइफ साइकिल रूल है, इसमें कंट्रोल एक्सेस जैसे ही अपलोड होगी 0 बेस पे ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, हमने स्टैंडर्ड में डाला। लाइफ साइकिल रूल कहता है आप क्या करो, उसको ट्रांसफर कर दो डीप आर्काइव में, तो डीप आर्काइव में ये चली जाएगी। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड में हमने डाली, ये शिफ्ट हो जाएगी डीप आर्काइव में। और हमें क्या चाहिए, फाइल अगर कोई डिलीट होती है एसएनएस ट्रिगर करे। सक्सेसफुली डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स, अच्छा मेल भी तो चेक करना है उस ये आ गया अपने पास S3 इवेंट का नोटिफिकेशन, जिसमें ये कह रहा है कि वर्जन मेटा डेटा, ये मेटा डेटा में आ गया अपना ऑब्जेक्ट रिमूव डिलीट मार्कर क्रिएटेड, और अपनी पैम फाइल थी तो ऑब्जेक्ट है कंडीशन सक्सेस थी, इन्वोक किया एक साउथ वन में, इवेंट टाइम नेम बकेट का नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट atsc.rd फाइल थी, स्टेटस को 200 हेलो फ्रॉम लैम्डा, ये नोटिफिकेशन इस तरीके से ट्रिगर हो जाएगा सक्सेस। और बता इसमें सर इसका आपने, अच्छा सर एक बार ओवरव्यू दे दीजिए सर, जो आपने सॉल्यूशन किया है इसका एक बार, आपने स्टेप में क्या करा? सॉल्यूशन तो बस यही है, और क्या है कि फिर फाइल इज डिलीट, कोई फाइल अगर डिलीट होगी एसएनएस टॉपिक को हमें नोटिफिकेशन भेजना है एडमिन को बाय ईमेल, तो मैं लैम्डा को ट्रिगर करवा देता हूँ, जिसमें S3 अपना ट्रिगर होगा कि S3 में अगर डिलीट इवेंट होता है सक्सेसफुल पर, तो आप एक एसएनएस नोटिफिकेशन को ट्रिगर कर दो। टॉपिक में हमने सब्सक्रिप्शन दे रखा है एडमिन का, वो ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन चला गया। सेकंड वाला आता है एक्सपेक्टेड आउटपुट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क, सिक्योर S3 स्टोरेज सिस्टम्स विद इंक्रिप्शन लॉगिंग एंड वर्जनिंग। तो इंक्रिप्शन के लिए हम या तो KMS में की बना सकते हैं, या फिर हम S3 की बाय डिफॉल्ट S3 की देता है उसको यूज कर लो। लॉगिंग के लिए हमने सर्वर एक्सेस लॉगिंग क्रिएट कर दी, अगर लॉगिंग को कोई और आपको डिफाइन करके बताता है कि मेरे को किस टाइप की लॉगिंग चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम डिफरेंट सर्विसेज को यूज कर सकते हैं लॉगिंग के लिए। देन वर्जनिंग आती है, तो वर्जनिंग हमने अनेबल कर रखी है S3 में। DER की बात होती है डिजास्टर रिकवरी सेटअप की, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी दूसरी बकेट है उस बकेट के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेप्लिकेट हो जाएगा। तो अगर मैं बकेट्स पर चलूं, शायद माइट भी हो सकता है कि उसने रेप्लिकेट किया हो, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था। देख लेता हूँ एक बार, ये देखो रेप्लिकेशन हो गया। कहाँ पर हमने डिफाइन किया था कि ग्लेशियर डीप आर्काइव में आप इसको ऑब्जेक्ट को डाल दो, ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए। तो ऑब्जेक्ट को हमने वहां से डाला तो उसने इसको रेप्लिकेट कर लिया, और यहाँ ग्लेशियर डीप आर्काइव में हमारा ये पड़ा हुआ है। उसके बाद यूजिंग क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन का मतलब यही होता है कि अगर हम एक रीजन में हैं, अगर उस रीजन में ही किसी तरीके का डिफॉल्ट आ जाता है, उस केस के लिए हम अपने डेटा को परमानेंटली सिक्योर करने के लिए, मोस्टली सेफ करने के लिए, हम परमानेंटली सिक्योर नहीं कह सकता, बट हम बहुत अच्छी सिक्योरिटी के पर्पज के हिसाब से, हायर अवेलेबिलिटी के पर्पज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, किसी अनदर रीजन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। जब भी रेप्लिकेशन होगा, तो अगर मैंने RTC लगा रखा है, राइट, रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल, तो 99.99% ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी रेप्लिकेटेड विद इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर अंदर वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो इससे मान लेते हैं अपने कुछ लॉस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम दूसरे रीजन में जो हमारे रेप्लिकेटेड ऑब्जेक्ट थे उनको डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। और एफिशिएंट फाइल मैनेजमेंट,
कि फाइल जो है वो हमारी एफिशिएंटली मैनेज रहें, कि वो अपने लाइफ साइकिल से कहाँ निकलेंगी, कैसे रहेंगी, उस फाइल का क्या होना चाहिए, क्या वो डिलीट होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं विद लाइफ साइकिल रूल के थ्रू हम कंट्रोल करें, वो लाइफ साइकिल रूल के थ्रू अप्लाई करेंगे। और कंट्रोल एक्सेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यही हमारी S3 आ जाती है। मैं चलता हूँ ACL अपने बकेट्स पर, उसी में ही दिखा देता खैर मैं। तो ये मेरी बकेट है। इस बकेट पर अगर मेरे को यहाँ परमिशन पर जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा परमिशन में बकेट सेटिंग। तो ये है अपना ACL, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं, नीचे आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि ACL में कौन क्या कर सकता है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पहले ही आपके पास ऑप्शन आता है अगर ACL को अनेबल करोगे। मैंने एक्सेस कंट्रोल नहीं देखा था इसलिए। सर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया उसमें, आप दे जाओ कि ACL और IAM में क्या फर्क है सर? ACL और IAM में क्या फर्क है? IAM जो है वो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किस रिसोर्स को यूज करना है वो डिफाइन करता है इस बकेट के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस बकेट के लिए। ACL जो है वो इस बकेट के लिए डिफाइन होती है, ना कि किसी और सर्विस के लिए। EC2 के ऊपर हम ACL नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो S3 के ऊपर ACL काम करता है। और अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूं तो वहां NACL यूज होता है। ACL इज डिफरेंट, NACL इज डिफरेंट, सिक्योरिटी ग्रुप इज डिफरेंट। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज की जाती हैं कि इस बकेट को कौन एक्सेस कर सकता है, ये आता है हमारा ACL के अंदर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर। और कौन में 4 तरीके के गारंटी होते हैं। बकेट का ऑनर, एवरीवन, कोई भी पब्लिक एक्सेस, ऑथेंटिकेटेड यूजर ग्रुप। अगर हमने कोई यूजर ग्रुप बनाया जिसके पास एक AWS अकाउंट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ग्रुप्स में उन्हीं को ही डाल सकते हैं अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उस केस में। और S3 लॉग डिलीवरी ग्रुप। तो S3 लॉग डिलीवरी ग्रुप मान लेते हैं सर्वर एक्सेस लॉगिंग है, उस लॉग्स को अगर हमें सेव करना है या फिर उस लॉग को स्टोर करना है, या फिर हमने S3 डिलीवरी के लिए कोई और लॉग्स को कलेक्ट कर रखा है, क्या वो एक्सेस कर सके इस बकेट को, उनके लिए आप यहाँ से रीड राइट का एक्सेस डिफाइन कर सकते हो। बस जब भी आप यहाँ पे आपकी ये बनाओगे ऑब्जेक्ट ओनरशिप में एडिट किया आपने, ACL को अनेबल कर दो। जब ACL को अनेबल करोगे नीचे आपके पास ये एडिट का ऑप्शन, एक्नॉलेज किया, सेव चेंजेस किए, अब आपके पास यहाँ ACL का ऑप्शन आ गया, एडिट करो और यहाँ से रीड राइट का जो भी एक्सेस आपको देना है वो रीड राइट का एक्सेस दे सकते हो। अगर आपको और कोई ऐड करना है तो यहाँ से आप कैनोनिकल आईडी को डिफाइन करके ऐड गारंटी करोगे, यहाँ से कैनोनिकल आईडी दोगे, ऑब्जेक्ट और कैनोनिकल आईडी क्या ACL। होती है? कैनोनिकल आईडी कल तो पूछा नहीं तुमने। ये होती है कैनोनिकल यूजर आईडी। मतलब कैसे होती है? जैसे कि IP होती है वैसे ये कैनोनिकल यूजर आईडी क्या होती है? जैसे AWS की अकाउंट आईडी होती है वैसे ये AWS कैनोनिकल यूजर आईडी जनरेट करता है हर यूजर अकाउंट के लिए, उसको डिफाइन करना होता है। सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग है ये यूजर आईडी। तो सर ये डिफरेंट कैसे है उन अकाउंट आईडी से? ये डिफरेंट कैसे है सर ये? AWS अकाउंट आईडी तो अकाउंट के लिए डिफाइन की जाती है, और जो यूजर उसके ऊपर हम बनाते हैं, जैसे इसने लोकेश यूजर से रजिस्टर किया है तो हर एक यूजर के लिए एक अलग से कैनोनिकल यूजर आईडी डिफाइन की जाती है। जितने यूजर बनाओगे हर यूजर का एक यूजर आईडी मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स के लिए। ओके सर। बस और तो अपन कहाँ थे सर यहाँ, तो बस यहाँ से वो कर दोगे सेव चेंजेस। ये आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिफाइन हो गया।
और कोई डाउट है इसमें? सर हम ये अच्छा हेलो सर, हाँ ये आपने जो लेमडा के अंदर कोड डिफाइन नहीं किया है, मतलब ट्रिगर और डेस्टिनेशन से ही वो ईमेल आ गई है। हाँ, और क्या, तो कोड डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने जब तेरे को पढ़ाया था तब मैंने अपने कोड लिखा था, पर उस कोड को लिखने का मतलब ये नहीं है कि बिना कोड के रन नहीं होगा लैम्डा। कोड को हमने क्या डिफाइन करवाया था कि मेरे को सिर्फ ये चीजें चाहिए या फिर ये अलग से स्पेसिफिक चीजें चाहिए, तो उसके लिए आपने कोड को रन करवा दिया। अब यहाँ पे जब हमने लैम्डा को रन करवाया, लैम्डा ये रहा, तो हमने जब यहाँ लैम्डा को ट्रिगर करवाया, ठीक है, लैम्डा के अगर आप इसमें जाके देखोगे कोड में, तो कोड तो हमेशा होता ही है किसी भी फंक्शन को आप जब क्रिएट करोगे। अगर मैं ये फंक्शंस पे गया, मैंने बनाया ये वाला फंक्शन, तो ये रहा S3 SNS। अब कोड तो यहाँ पर भी है ही है, ये देखो कोड, और यही कोड क्या हुआ है, ट्रिगर हुआ है। तो इसने हमने बोला कि रिटर्न में मेरे को क्या चाहिए, स्टेटस कोड चाहिए 200 और बॉडी चाहिए कि हेलो फ्रॉम लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाके देखता हूँ, ये नोटिफिकेशन, तो कोड ट्रिगर हुआ है क्योंकि रिटर्न में इसने मेरे को क्या दिया है, स्टेटस कोड 200, और रेस्पॉन्स आईडी में यहाँ से मेरे पास आ गया स्टेटस कोड 200, बॉडी हेलो फ्रॉम लैम्डा। ठीक है सर। अगर मैं यहाँ से कोड को कुछ भी चेंज कर दूंगा, मान ले कि ये मैंने दे दिया हेलो फ्रॉम आशुतोष, इस तरीके का रिटर्न करूं मेरे को, ठीक है, तो अब क्या होगा, मान ले मैं गया अपने बकेट पर, ये S3 बकेट, यहाँ से ये बकेट है मेरी, और मैंने कोई ऑब्जेक्ट इस बार अपलोड किया, एड फाइल, इस बार win.rdp में अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट। ये मैंने डिलीट किया, तो क्या होगा, वापस ट्रिगर होगा। ये आ गया मेरे पास नोटिफिकेशन। अब इसका कोड क्या रन हुआ है, अरे मैंने कोड में चेंज तो किया, उसको डिप्लॉय नहीं किया। डिप्लॉय नहीं किया आपने। ठीक है, तो ये हो गया, डिप्लॉय किया, डिप्लॉय सक्सेसफुल। वापस S3 अपलोड, डिलीट, ये लास्ट लास्ट। तो कोड रन हो रहा है किसी भी केस में। अब कोड को आप चेंज कर दोगे आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से, तो वो आपके ऊपर। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, समझ गया, मतलब बाय हाँ डिफॉल्ट सर। कोड रन होगा ही होगा जब भी कोई लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होगा। बस हमें स्पेसिफिक कोड बनाने की जरूरत कब होती है, जब हमें कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, कोई स्पेसिफिक काम हमें करवाना है, तब हम कोड लिखते ओके सर। हैं। और बताओ आयुष। सर ट्यूशन पे हाँ ट्यूशन और सब करें सर आपको। हाँ, नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ, इसमें बताओ।
इसमें कोई डाउट है? इसमें इंक्रिप्शन लोग ये लॉगिन वर्जन वाला थोड़ा डाउट था सर। किसमें इंक्रिप्शन? हाँ इंक्रिप्शन ये ना लाइन से सिक्योर स्टोरेज सिस्टम इंक्रिप्शन लॉगिंग एंड वर्जनिंग। एक सेकेंड। हाँ, किसमें? यहाँ पे S3 स्टोरेज सिस्टम विद इंक्रिप्शन लॉगिंग एंड वर्जनिंग। तो इसमें क्या करूं मैं, क्या बताऊं, बता। सर इसका एक बार इसको समझाइए थोड़ा। सिक्योर देखिए, ये तीनों चीजें जो हैं ये तो सिक्योरिटी के लिए ही है, S3 के स्टोरेज सिस्टम के लिए। अब सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, इंक्रिप्शन को अनेबल किया। तो हमारे पास 3 तरीके के इंक्रिप्शन थे जो मैंने तेरे को बताए, सर्वर साइड होते हैं तीनों के तीनों ही। फिर आता है हमारा लॉगिंग। तो लॉगिंग के लिए हमने क्या किया कि अगर कोई भी फाइल सर्वर उसको एक्सेस करता है तो आप उसको अनेबल करके और उसके जो लॉग्स है उसको क्या करो, आप स्टोर करो। ठीक है, सर्वर से अगर एक्सेस होती है कोई भी फाइल तो आप उसको स्टोर करके और उसके जो लॉग्स है वो बनाओ। तो इस केस के लिए भी अगर मैं लॉगिंग भी दिखाऊं तो मान लेते हैं कि हमने लॉगिंग में डिफाइन किया था सर्वर एक्सेस लॉगिंग। ठीक है, तो अपलोड करता हूं मैं हेड फाइल और टेक्स्ट और ठीक है, मैंने इसको अपलोड कर दिया। क्लोज करते हैं। ये फाइल है मेरी एक्शंस ACL के थ्रू इसको एक्सेस किया जाएगा। प्रॉपर्टीज में एडिट enable HTML। ठीक है, ये एक्सेस किया हमने। हमारे पास बकेट्स, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी जब सर्वर एक्सेस लॉगिंग ट्रिगर होगी, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देता हूँ, इस बकेट को डिलीट नहीं करूंगा। तो आप जब इसमें आके देखोगे तो एक पूरा लॉग आपको मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके से यहाँ एक्सेस किया। ठीक है, और लॉगिंग के बाद आती है वर्जनिंग। तो वर्जनिंग भी सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है। हम जब वर्जनिंग को अनेबल करते हैं इसका मतलब ये है कि हमारा जो पुराना डेटा है वो कहीं डिलीट नहीं हो जाए, इसलिए हम उनको वर्जन्स में बना के रखते हैं। ठीक है, वर्जन्स क्रिएट करते हैं उनके, ताकि नया ऑब्जेक्ट अगर कोई अपलोड हो जाए तो पुराना ऑब्जेक्ट सेफली हमारे पास वर्जनिंग के अंदर पड़ा रहे। ना कि ऐसा हो कि हमारा जो नया ऑब्जेक्ट है वो जैसे ही आया तो पुराना ऑब्जेक्ट को उसने रिप्लेस कर दिया और पुराना ऑब्जेक्ट क्या है, डिलीट हो। उस केस के लिए भी हम क्या करते हैं, वर्जनिंग को अनेबल करते हैं ताकि हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी रहे, ऑब्जेक्ट में सिक्योरिटी रहे। मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को एटलीस्ट स्टोर करके रखें ताकि बाद के फ्यूचर के लिए अगर मान लेते हैं नया कोड जो है वो फेल हो जाता है तो उस सिनेरियो में हम रोल बैक कर सकें पुराने कोड को। ठीक है, क्योंकि पुराना कोड अगर डिलीट कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया, नया कोड नहीं चला, कोई फेलियर आ गया, कोई भी दिक्कत हो गई, तो वापस से नया कोड थोड़ी ना बनाया जा सकता है। इसलिए पुराना कोड जितना भी बना हुआ है हम उसको सेव करके रखते हैं। ठीक है, नए कोड को फिर उसके बाद डिप्लॉय करते हैं। सर हमने ये फाइल नेम साइज अपलोड टाइम इन DynamoDB सेटअप S3 इवेंट नोटिफिकेशन ये कहाँ कराया सर अपन ने DynamoDB में? ये तो सर अपन ने ये ईमेल करा ना सर SNS पे। हाँ, तो मैंने यहीं से ही बताया ना आपको, सेटअप S3 इवेंट नोटिफिकेशन। ये तो मैं आपको DynamoDB पढ़ाऊंगा तब मैं तेरे को लैम्डा से डायरेक्ट DynamoDB को ट्रिगर करना बता दूंगा। तो जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, देख यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कोड डलेगा लैम्डा के अंदर। हम एक कोड डालेंगे, ठीक है, उस कोड में क्या लिखा हुआ होगा, इसने तो लोकेश यस सर
अपन ने AWS रिकॉग्निशन सिस्टम किया था जब मैंने तुम्हें कुछ सैंपल वो दिए थे, क्या बोलते हैं, इमेजेस। उन इमेजेस को हाँ हम जब S3 की बकेट में डालते हैं तो वो अपने DynamoDB में डेटा को स्टोर करता है यस ना। सर। हाँ तो बस वही वाली चीज है यहाँ पर कि उसका जो मेटा डेटा है वो यहाँ पे फाइल नेम, साइज और अपलोड कब हुआ था ये DynamoDB की टेबल में स्टोर कर देगा। एक टेबल हमें वहां पे कोड में डिफाइन कर देंगे कि ये टेबल है हमारा, और यहाँ पर आपको ये चीज डिफाइन करनी है। बस उस कोड को जैसे ही रन करोगे, डिप्लॉय करोगे, तो वही S3 में कोई भी डेटा होगा वो वहां से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ S3 एज एन ट्रिगर यूज होगा, इसमें डेस्टिनेशन नहीं होगा। ठीक है, हम डेस्टिनेशन में DynamoDB नहीं डालते हैं, हम सिर्फ ट्रिगर में डालते हैं कि ट्रिगर में S3 में अगर ऐसा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तो आप उसका मेटा डेटा बनाओ। और ये मेटा डेटा बनाओ कौन बोलेगा, ये बोलेगा कोड। तो हम ट्रिगर सेट करेंगे और कोड डालेंगे। जैसे ही हम कोई भी फाइल अपलोड करेंगे उसका मेटा डेटा ऑटोमेटिकली जो हमने कोड में डिफाइन कर रखी है, टेबल का नेम और वो सारी चीजें, वहां स्टोर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, इसके अलावा आयुष, निशांत, आपको कोई डाउट है? नहीं, अभी तक कुछ डाउट है आपको इसमें? ठीक, ठीक है। अपने वो अब तेरे जो भी क्वेश्चन है वो और भेज देना मेरे को। मेरे को 2 मिनट देना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ शेयर किए थे? व्हाट्सएप पे।
पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ACL एंड IAM, तो ये तो मैंने बता दिया। वापस समझाऊं कुछ इसमें? सर मेरे को एक बार मेनली एक लाइन में इनका डिफरेंस बता दीजिए ACL और IAM में। ACL is access control list, which is used to restrict access or to limit the privilege of user to access S3 bucket, any access bucket. And IAM is identity and access management, where we provide access to the services or सर this is- ACL ओनली S3 में यूज होगा? हाँ, ACL only S3 में यूज होता है। ओके सर। और IAM तो हर सर्विस में यूज होती है, वो हर S3 में यूज हो सर्विस सकता पे, है हाँ सर्विस? हाँ, वो यूजर्स के डिफाइन और- को, यूजर्स कौन किस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं वो डिफाइन करती है आइए, किस सर्विस को कौन एक्सेस कर सकता और है। ये सर ये ACL सिर्फ और सिर्फ बकेट के लिए होती है कि बकेट को कौन एक्सेस कर सकता और सर ब्लॉक भी करता है, मतलब वो सेम काम करता है जो IAM करता है, ब्लॉक करने का, कितना है। एक्सेस कर सकता है सर? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। फिर आता है व्हाट इज S3 इवेंट नोटिफिकेशन, तो ये मैंने अभी प्रैक्टिकल करके बता ही दिया। टू कॉन्फ़िगर हो गया सर। S3 इवेंट नोटिफिकेशन बता दिया ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे, मैं चलता हूँ S3 इवेंट नोटिफिकेशन पर, तो हमारी बकेट, ये मेरी बकेट, और मैं अगर इसके हमने सेट कर ही रखा है कि S3 इवेंट का नोटिफिकेशन हमें पहुंचे एडमिन के पास, तो इसके प्रॉपर्टीज मैनेज, सॉरी, प्रॉपर्टीज, और यहाँ से जाता हूँ इवेंट नोटिफिकेशन, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑल ऑब्जेक्ट रिमूवल इवेंट्स, क्योंकि हमने क्रिएट कर रखा है लैम्डा फंक्शन के थ्रू। तो यही होते हैं इवेंट नोटिफिकेशन की, अगर कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हमें चाहिए तो उस केस के लिए इवेंट नोटिफिकेशन को कॉन्फ़िगर करना। और क्वेश्चन है तेरा एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर, अच्छा वो तो बता ही दिया। फिर आता है थर्ड, हाउ टू चेक एनी बकेट पब्लिकली एक्सेसिबल और नॉट। ठीक, किसी बकेट का पब्लिक एक्सेस कैसे चेक करें, तो मैं यहाँ से चलता हूँ अपनी बकेट पर, ये बकेट्स, ठीक है, बकेट पर गए। अब अगर इसका पब्लिक एक्सेस है या फिर नहीं है, तो वो चीज हम कहाँ से देख सकते हैं, परमिशन से। परमिशन में यहाँ पर आपको मिलेगा कि पब्लिक एक्सेस आपके पास अनेबल है या फिर नहीं। यहाँ से इंडिविजुअली आप चेक कर सकते हैं चारों चीजों को कि ACL के थ्रू कोई पब्लिक एक्सेस है या फिर कोई पब्लिक बकेट के थ्रू पब्लिक एक्सेस है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। अगर कोई और स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई गई है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे अगर आपको इस पर एडिट करोगे तो सेम जैसे मैंने आपको बताया था कल, एक तो पॉलिसी जनरेटर जो विजुअल और जेसन दोनों से कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑलरेडी प्री रिटन में कुछ पॉलिसीज के एग्जांपल्स है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पॉलिसी को अटैच कर सकते हैं। बताओ अनिकेत क्या कह रहे थे? नहीं सर, समझ गया। ठीक है। एंड फोर्थ आता है व्हाट इज प्री साइंड URL एंड व्हाट इज हिज केस। ठीक है, तो प्री साइंड URL आपको बताता हूँ कैसे जनरेट होता है। ये मैं बकेट पर गया, ऑलराइट, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को अगर कभी भी ओपन करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर यूजर ओपन करना चाहता है आपका अकाउंट, तो मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इसके URL को कॉपी करके और इस URL को यहाँ पे डिफाइन करके एंटर किया, अगर इसके पास पब्लिक एक्सेस है तो ये URL के थ्रू यहाँ से एक्सेस कर लेगा। अब जब तक ये URL किसी के पास है तब तक वो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बट मान लेते हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सब्सक्रिप्शन पे डाल रखा है, ठीक है, मतलब मेरे सॉफ्टवेयर पे एक यूज केस बता रहा हूँ आपको कि मैंने सॉफ्टवेयर पे डाल रखा है कि आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस, आज ये फ्री ट्रायल में है 30 आवर, इसके पास 24 आवर्स का फ्री ट्रायल है, तो ये जो लिंक है
किसी भी चीज की, मान लेते हैं कोई भी हमारी वीडियो है जिसको मेरे को प्रीमियम यूजर्स को दिखाना है फ्री ट्रायल के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 24 आवर्स के बाद ऐसा नहीं है कि उसका एक्सेस मेरे को बार बार रिमूव करना पड़ेगा कि ये अब एक्सेस नहीं कर सकता या फिर ये नहीं कर सकता ये चीजें। तो उस केस में मैं क्या करूँ, प्री साइंड यूआरएल को डिफाइन करूँ कि आपको जो यूआरएल मिलेगा जिससे आप आपकी फाइल को एक्सेस करोगे वो प्री साइंड होगा, मतलब कि उसके ऊपर एक टाइम की लिमिटेशन रहेगी। हम टाइम की लिमिटेशन लगाने के लिए क्या करते हैं, एक प्री साइंड यूआरएल को क्रिएट करते हैं। तो मैं मान लेते हैं यहाँ चलता हूँ S3, ठीक है, एक्शंस में किया और यहाँ से ऑप्शन आता है मेरे पास शेयर विद ए प्री साइंड यूआरएल, क्लिक किया और अब यहाँ मेरे को डिफाइन करना है कि कितना टाइम इंटरवल होगा जब प्री साइन यूआरएल एक्सपायर हो जाएगा। तो मान लेते हैं मैं आवर्स में दे देता हूँ, तो आवर्स में 12 घंटे तक का आप डिफाइन कर सकते हो कि 12 घंटे तक का प्री साइन जो यूआरएल है वो यहाँ पर आपका काम करेगा, या फिर मिनट्स के हिसाब से आप देना चाहते हैं ऐसे मिनट्स को डिफाइन कर सकते हो, वही 720 मिनट्स तक का आप नंबर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम वो है ये, इसके बाद आप नहीं कर सकते, 12 की जगह 13 या 14 नहीं होता है। सर हाँ। यूआरएल तो मतलब सर चीज यूआरएल तो वो रहेगा या फिर कंटेंट तो वो रहेगा, लेकिन उसमें चेंज कर सकते हैं टाइमिंग की, वो फ्री है या फिर प्रीमियम है या कितने टाइम तक रहेगा, वो ये डिफाइन करते हैं। हाँ, इसमें इस यूआरएल का एक टाइम लिमिट हो जाती है, कहने का मतलब कि index.html फाइल को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो वो लिमिटेड टाइम के लिए ही एक्सेस हो सकता है। देख, अगर मैं क्रिएट करता हूँ प्री साइंड यूआरएल, सॉरी 13 तो होगा नहीं, लास्ट 12 है, तो क्रिएट प्री साइंड यूआरएल किया। अब ये क्या होगा, जो प्री साइंड यूआरएल है कॉपी करता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पर डालूंगा। ये मैंने कंट्रोल बी किया, एंटर किया, अब एक्सेस तो मेरे पास हो रहा है, लेकिन 12 घंटे बाद मैं चाहे तो आप बोलो तो मैं रुक सकता हूँ, 12 घंटे तक ये डिलीट नहीं करूंगा। आप इस लिंक को 12 घंटे बाद कॉपी करके अगर देखोगे, चला के देखोगे, तो ये एक्सपायर आपको मिलेगा, मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्री साइंड यूआरएल का काम क्या होता है कि टाइम की लिमिटेशन करना एक यूआरएल के ऊपर कि उस यूआरएल से किसी ऑब्जेक्ट को कितनी देर तक एक्सेस किया जा सकता है। ओके सर। ठीक है, तो अनिकेत आपके सारे क्वेश्चंस हो गए कि और है? ठीक है, हो गए। हाँ निशांत, अब आपके क्वेश्चंस और भेजो, निशांत और आयुष। सर मैंने मैसेज बॉक्स में डाला है। मैसेज बॉक्स में डाला है, ठीक है। What are S3 object lock and worm storage? worm कोई स्टोरेज नहीं है, ठीक है, मैं दोनों में बता देता हूँ चीजें क्या है। S3 ऑब्जेक्ट लॉक जो है वो वर्म पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। वर्म का मतलब राइट बंस रीड मैनी, मतलब कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्म लगा दूं, ठीक है, वर्म का मतलब ऑब्जेक्ट लॉक अगर मैं उसके ऊपर लगा दूं तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को आप वापस क्रिएट इवेंट्स के अंदर कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्रिएट इवेंट्स में कोई भी काम नहीं होगा, सिर्फ उसको रीड किया जा सकता है, रीड के अलावा उसको राइट नहीं किया जा सकता, मतलब राइट के कोई भी एक्शंस जो है उस पर परफॉर्म नहीं किए जा सकते। तो यही होती है S3 ऑब्जेक्ट लॉक, और S3 ऑब्जेक्ट लॉक जो है वही वॉर्म पॉलिसी को अडॉप्ट करके फॉलो करता है, वॉर्म पॉलिसी के ऊपर काम कहाँ से करते हैं ये तो आपको पता ही है। अगर मैं प्रॉपर्टीज पर जाऊं तो अब इसने क्या ऑप्शन दिया है कि आप बाद में बकेट बनाने के बाद भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट लॉक एडिट करोगे, एडिट करने के बाद इसको अलाउ करोगे, तो ये क्या कह रहा है, परमानेंटली अलाउज ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट टू बी लॉक्ड, तो लॉक हो जाएगा। यहां से सेलेक्ट किया कि मैं अनेबल कर रहा हूं, और अगर कोई रिटेंशन अगर आपको चाहिए, मान लेते हैं कि ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट्स पुट इनटू दिस बकेट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवररिटन, अगर ओवररिटन हो रही है फिर डिलीट हो रही है तो उसको प्रिवेंट करता है अगर कोई नया ऑब्जेक्ट को पुट किया जाएगा इस बकेट के ऊपर। सेव चेंजेस किया मैंने, और यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट लॉक जो है वो हो गया।
ठीक है, बस यही है इसमें। अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ से, ऑब्जेक्ट है मेरा, अपलोड किया मैंने, डेस्कटॉप, ठीक है, कोई भी फाइल मैंने ऊपर डाल दी, तो अपलोड किया, फाइल कोई सक्सेसफुली अपलोडेड, क्लोज की। अब ये जो फाइल है ये क्या है, इस बकेट के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट लॉक लगा रखा है, तो ऑब्जेक्ट लॉक के अंडर में इसके ऊपर राइट के कोई भी एक्शंस परफॉर्म नहीं किए जाए। मूव तो हो जाएगा ये, देखते हैं। नहीं होगा, देखो दोनों ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक हो गए, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते दोनों ऑब्जेक्ट्स को। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉपी भी इसी के अंदर आता है, मूव आता है, डिलीट आता है राइट के एक्शंस के अंदर, और रीनेम आता है। चार आपके एक्शन जो है ये परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा, ऑब्जेक्ट लॉक के अलावा कोई क्वेश्चन? नो सर। इसमें कोई डाउट है और बताऊं इसी चीज में कुछ? सर ठीक है, आयुष। हाँ, भूमिका। भूमिका और लोकेश, आपको कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो मैं कॉल पे ही हूँ, प्रैक्टिस करो S3 की पूरी। और हाँ, ये क्वेश्चंस को आप लोग अभी के अभी तुरंत आप अपलोड करेंगे आपके क्लासरूम पे। मैं बना देता हूँ S3 का, और सर कल साथ और के आज साथ, दोनों बना देना। हाँ, दो दो बनाना सर, कल का और आज का। कल का मतलब? सर कल भी तो करा था ना हमने, जो काम किया था तो उसका वो भी बनाना है ना तो सर। वो तो हो गया ना भाई। नहीं वो अपलोड नहीं करा सर, ये परसों का किया है, अपलोड नहीं कर रखा है मैंने। अरे ये रमना भाई, नहीं सर वीडियो नहीं, ये असाइनमेंट। इसमें डाल दिया मैंने, हाँ, ओके सर, ओके सर। है ना, वो इसमें डाल दिया मैंने, असाइनमेंट में डालना भूल गया नीचे इसमें, तो यहाँ डाला हुआ है, ये देख लेना। ओके ठीक है, और एक आज का और क्रिएट कर देता हूँ। असाइनमेंट टॉपिक है S3। इसकी लिंक जैसे जाएगी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग तब तक इसमें आपका जो भी आपने जो भी किया है, जो भी लिख के लेके आए हैं, वो भी अपलोड करना। इसकी ड्यू डेट रहेगी कल। जब ECS की रिकॉर्डिंग हो तो वो LM वाले बेस में डाल देना सर। एक सेकंड, तेरा भी काम कर देता हूँ। तेरा कौन सा L? L और M दोनों कर रखे हैं सर।